हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सीए इंटर नवंबर 2022 के रिजल्ट्स अभी रिसेंटली आए थे एंड आप दोनों के सामने जो है एफएम एएफएफ के चैंपियंस बैठे हैं। ठीक है। सो एक है दोस्तों आदित्य अग्रवाल, जो कि नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इन्हें एफएम एएफएफ सब्जेक्ट में 87 मार्क्स आए हैं, है ना। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। इस बार का जो सीए इंटर का नवंबर 22 का पेपर था बहुत टेक्निकल था, डिफिकल्ट था। इसके बावजूद 87 मार्क्स लाना ये अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। एंड इनके साथ साथ जो दूसरा स्टूडेंट यहाँ पे बैठे बेटा, उनका नाम है केयूर अग्रवाल, जो कि फरुखाबाद यूपी से बिलोंग करते हैं। 83 मार्क्स आए इनको भी एफ एम में। यार मैं आप दोनों को बताना चाहता हूँ कि जो ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स है ना, जो एआईआर है इस बार के, उसमें से मैक्सिमम बच्चों का स्कोर 80 भी क्रॉस नहीं हुआ है एफ में। आप समझ पा रहे हो? तो आप सबका एफ एम ई एफ एफ, आप दोनों का एफ एम ई एफ एफ में ए आर वालों बच्चों से भी ज़्यादा मार्क्स आए। वैसे सब्जेक्ट का देखे ऑब्वियसली टोटल तो नहीं होगा, पर सब्जेक्ट वाइज आपका काफ़ी आया है। तो यार बहुत ज़बरदस्त बात है। एंड ये दोनों जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों ने अन अकेडमी प्लस पे मुझसे कवर किया था पूरा एफ एम ई एफ एफ। सो आइए इनके थोड़े से स्ट्रैटेजी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आदित्य से डिस्कशन करना चाहूँगा कि आदित्य आप बताइए कि सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या आपने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि एफ में तो यार ज़्यादा मार्क्स आ ही जाएंगे? बताइए आदित्य क्या। 75 80 तक एक्सपेक्ट किया था, एकदम से 87 एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ज्यादा ही क्या? ये इतने अच्छे आ गए। अच्छा। अच्छा केयूर, मुझे एक बात बताओ। इस बार ना, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट पेपर आया है ना, बहुत यस टेक्निकल है। सर। तो आपका क्या रिव्यू था जब आप पेपर दे रहे थे? उस समय आपको कैसा फील आया था, प्लीज़ बताइए। सर पेपर देके जब आए थे, एग्जाम पेपर देख के तो इतना टफ नहीं लगा था। मतलब कॉन्फिडेंस था खुद पे कि हो जाएगा। बस एक दो क्वेश्चन थोड़े से टेक्निकल लगे थे, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं, मतलब उसमें ही प्रॉब्लम आई, बाकी किसी में नहीं आया। बट ओके। उसके बाद मेरी आईटीटी और ओसी ट्रेनिंग भी थी, तो उसमें जब मैं गया और फ्रेंड से बात करी तो सब लोग यही कह रहे थे बहुत टेक्निकल पेपर था हमारा, ये नहीं हुआ। तो मुझे सेल्फ डाउट हो गया कि कहीं मैं ही खुद ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं हूँ कि हाँ मेरा बहुत अच्छा हुआ हुआ ना हो अच्छा। बट हाँ एग्जामेशन एक्सपेक्टेड थी, बट हाँ ओके। 83 तो नहीं थे एक्सपेक्टेड। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। यार और एक चीज़ बता दूं कि आदित्य जो है, आदित्य आ, उनको 567 मार्क्स आए हैं, है ना, 800 में से। और हम्म। आदित्य जैसे मैंने बोला नागपुर से बिलोंग करते हैं, मैं भी नागपुर से बिलोंग करता हूँ। आदित्य जो है नागपुर के सेकंड टॉपर है। ठीक है, टोटल मैं बहुत मार्क्स बढ़िया वाइज है। बता रहा हूँ कि सेकंड टॉपर है। हम्म। तो यार अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन आदित्य आपको। एंड मुझे यार थोड़ा सा आप बताओ, थोड़े थैंक यू से सर। हम थोड़ा सा ना अभी एफ एम ई एफ एफ से रिलेटेड ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को उसके लिए थोड़े से टिप्स मिले, करेक्ट। तो आप बताइए यस सर। आदित्य कि जब क्लासेस चल रही थी, मेरी जब आप क्लासेस देख रहे थे एफ एम एफ एफ की, उस समय पे आपकी कैसी स्ट्रैटेजी थी? मतलब क्या आप क्लासेस के बाद रिवीजन करते थे? मैं जो नोट्स लिखवाता था बराबर से लिखते थे? मैं होमवर्क अगर देता था तो करते थे? यानी क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी, प्लीज़ बताइए। आपने जो नोट्स बनवाए थे वो मैंने फॉलो करे हैं, मेनली एफएम के लिए। ओके। क्योंकि हैंड रिटन नोट से समराइज बहुत इजीली हो जाता है और पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ओके। होमवर्क की बात है तो वो मैं खुद से करता था। क्योंकि एफएम में प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके। तो जो होमवर्क क्वेश्चंस होते थे और मॉड्यूल में भी, अगर मॉड्यूल के वैसे आपने सारे क्वेश्चंस कराए, तो उसको भी रिव्यू रिव्यू करने का काम, तो वो करना इंपॉर्टेंट रहता, तो वो भी करता। यस के, और आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस था क्लास का, एंड आप क्या कैसे स्ट्रैटेजी आपकी फॉलो करते थे आप क्लासेस के दौरान? सर क्लासेस के दौरान तो जैसे आपने जो क्वेश्चंस वगैरह करवाए थे, जी। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हो गए और बाकी थोड़े बहुत आप एक्स्ट्रा लाते थे क्वेश्चंस वगैरह, वो सब प्रैक्टिस करे थे। और फिर उसके बाद जब रिवीजन टाइम था, तो रिवीजन टाइम के लिए वो आपकी कंपाइलर सीरीज वगैरह थी, तो उसमें सारे एमटीपी आरटीपी और पीवाईक्यूज वगैरह कवर्ड मोस्टली रहते थे, और जितने भी मतलब ओवरऑल ही रहते ही थे, तो वही जी। पूरा प्रैक्टिस करा था। उसी के बेसिस पे फिर इतना स्ट्रांग हो गया था कि हाँ कॉन्फिडेंस था कि ये तो हो जाए, कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा केयूर यार, मुझे और एक चीज़ हाँ। आप बताइए। जैसे मैं क्लासेस में यस स्टडी सर। मटेरियल पे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करता हूँ कि स्टडी मटेरियल करना ही है, यस सर। उसके क्वेश्चंस करना ही है। यस सर। तो क्या यस सर। एग्ज़ाम में भी आपको दिखा ऐसा कि स्टडी मटेरियल के बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ आते हैं? क्या लगता है आपको? सर
सर जितने भी ओवरऑल सिर्फ एफएम इको की बात करें या फिर सारे सब्जेक्ट्स की बात करें तो स्टडी मटेरियल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते ही है, क्योंकि वो जी मतलब आईसीआई तो वही देता है, आईसीआई के लिए और कोई स्टडी मटेरियल तो है ही नहीं, तो उसका करेक्ट। बेसिस तो वही रहेगा, क्वेश्चंस का जो बेसिक चीज आएगी वो तो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस ही आएगी, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि वो उसके सारे क्वेश्चंस और जितनी भी उसमें थ्योरी वगैरह लिखी हुई है वो जी रिवाइज करना तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, उसके अलावा जितना कर पाओ वो कर लो, वो एक्स्ट्रा हो जाता है, बट वो तो इंपॉर्टेंट है स्टडी मटेरियल। ओके। अच्छा आदित्य, यस आप बताइए जैसे एफएम में थियरी है ना, एफएम में थियरी क्वेश्चन भी एक आता है, मैंने बोला था ना ऑप्शनल होता है, तो आप क्वेश्चन फिफ्थ। हाँ, तो मैंने उसके लिए एक थियरी बुक बना के दी थी आपको, कुछ तो भी 35 पेज की जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हाँ तो सर। वो आपने यूज़ की थी, जो सच है वो बताओ, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास एकदम। तो वो सर आपने एक बार रीड रीड किया है? करके गया था, इन केस अगर पहले 4 क्वेश्चन में से कुछ नहीं आता है जी तो वो जी जी। ऑप्शनल ही रखा था मैंने भी, क्योंकि थियरी लिखने में ईएफएफ बहुत है वो थियरी के यार लिए। मैं आपको बता दूं, सच्चाई बता रहा हूँ यार, मैंने भी कॉस्टिंग एफएम, मैं कभी थियरी अटेम्प्ट ही नहीं करता था एग्जाम में। लेकिन फिर भी यार, आपने केवल आपका कैसा था थियरी का? आपने किया था थियरी को अटेम्प्ट की? सर थ्योरी जो हैंड रिटन नोट्स जो आपने करवाए थे वो सब तो पूरा रिवाइज किया था, बाकी जो थ्योरी बुक दी थी वो एक सिंगल टाइम रिवीजन एक दिया बार, था। अच्छा। जब क्वेश्चन पेपर ओपन किया तो आपने जैसे बताया था ऑप्शनल होता है, तो हाँ। मैंने चेक किया कि ऑप्शनल में क्या है, मतलब अच्छा है कि नहीं है, जैसे ही मैंने देखा थ्योरी है मैंने कहा इसको तो करना ही नहीं है, इसके अलावा सारे कर लो, भले ही थोड़ा बहुत आता है, 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे चलेगा, थ्योरी तो देखना ही नहीं। नहीं मतलब, तो इन शॉर्ट यार ऐसा समझो कि यार अपन उसको, मतलब ऐसा बहुत टेंशन तो नहीं लेना ना थियरी के लिए। नहीं 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 जैसे नहीं नहीं सर। सर, ऐसा जैसे कुछ नहीं। बच्चे पीछे रहते सर, एफएम चैप्टर 2 करा के दो, करा के दो, मैं बोला यार एफएम चैप्टर 2 कराने में दिक्कत नहीं है, पर उसको इतने सेशंस लगते हैं, और मार्क थियरी आता 4 मार्क का उसमें से, है ना, और वो बच्चा हाँ छोड़ता वो भी ऑप्शनल में। ऑप्शनल। तो जो मेरे थियरी बुक में अगर आपने चेक किया होगा, मतलब मुझे पता नहीं, थियरी बुक में जो क्वेश्चंस थे ना, वही उसमें से ही आए थे एग्जाम में, इस बार भी। हाँ तो अगर किसको थियरी का बहुत टेंशन आता है, भाई भैया उतना कर लो बस, हो गया, उससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अच्छा, एक और मतलब चीज़। मोस्टली वही। हाँ हाँ बोलिए वही, बोलिए। मतलब ऑप्शनल में रहता है, इसलिए कोई इशू भी नहीं है, हाँ प्लस वही है एफएम में, मतलब तो बेसिक नॉलेज तो सबको होती है, क्योंकि जो रेशियोज वगैरह पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड ही थ्योरी होती है, करेक्ट। हाँ तो इतना कोई टफ भी नहीं है कि मतलब बहुत किसी को टेंशन लेनी पड़ेगी, हाँ ये याद नहीं हो रहा है या वो नहीं हो रहा। अच्छा आदित्य, मुझे बताइए आप कि एक चैप्टर है एफएम का, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जैसे कैपिटल बजटिंग बोलते हैं, है ना, हाँ बहुत सर। ही बढ़िया, अपने उसको पूरा लिख के सब पूरे कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर करवाने में बहुत टाइम लगाया था मैंने ना, क्योंकि पहली बार कर रहे थे स्टूडेंट्स। तो राइट। आपका, आपको क्या वो आसान पड़ा था चैप्टर बाद में, मतलब आपके लिए इजी हुआ था या नहीं, बताइए। सर एग्जाम में उसका लाइक था, टफ क्वेश्चन आ गया था। अच्छा। पर वो चैप्टर की जैसे आपने प्रैक्टिस करवाया, और एमटीपी में भी उसमें वो चैप्टर पे एम्फसाइज किया गया था इस बार, जी। तो वो चैप्टर की प्रैक्टिस अच्छी हो गई थी, और मेरा वो क्वेश्चन लाइक सॉल्व हो गया था एग्जाम में, थोड़ा टाइम लगा बट हो गया था वो क्वेश्चन सॉल्व। करेक्ट करेक्ट। आप बताइए केयूर, कैसा था कैपिटल बजटिंग? सर मेरे को तो जितने ये रेशियोज और कैलकुलेटर जिसमें यूज होता है तो वो सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छा, मज़ा मतलब आता है। अकाउंट्स भी हो गया और हाँ एफएमई हाँ। को एफएम भी हो गया, तो इसमें बहुत करेक्ट। मजा आता है, तो जितने भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाला था वहाँ थोड़े बहुत टफ क्वेश्चंस लगते थे जी। स्टार्टिंग में, बट हाँ वो मतलब प्रैक्टिस करते 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 वो आ गया था, तो उसमें था, बट वही जो क्वेश्चन नंबर 3 की शायद बात कर रहे हो जिसमें इनफ्लो नहीं गिवन था, वही एक टफ हाँ। क्वेश्चन था ओके पूरे ओके। उसमें, तो वो हो गया था, मेरा भी सॉल्व हो गया था, बट हाँ उसमें थोड़ा सा लेस कॉन्फिडेंस था कि हाँ सही होगा कि नहीं होगा, बाकी अच्छा, तो अच्छा था। पर अगर हम क्लासेस की अगर बात करें, तो उसमें जब हम सारे, जब स्टडी मटेरियल का पूरा कवरेज रखते तो उससे आसान हो तो जाता ना चैप्टर, क्या लगता है आपको आदित्य? हाँ सर, उससे एक ओवरऑल एक्सपेक्टेशन बन जाती है पेपर में क्या आ सकता है, क्योंकि आईसीआई पॉइंट्स का बस न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज करेगा, हम्म। लैंग्वेज चेंज करेगा, चीज जी। थोड़ी चेंज कर सकता है, उसका जो मेन करेक्ट। गोल है वो तो वही रहेगा, अच्छा केवल और उसकी बताइए। प्रैक्टिस आपने कर। हाँ हाँ, यस यस यस। अच्छा केवल मुझे बताइए अभी कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, है ना, अरे वाह, हाँ वो भी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बच्चे थोड़े से उससे हाँ घबराते सर। हैं। तो मैंने उसको क्लास में तो हाँ करवाई था पूरा, बाद में उसका रिवीजन भी हाँ। करवाया था 2-3 सेशंस में। यस सर। करेक्ट, उसके यस कुछ सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हाँ। निकाल के बताए थे हर एक यूनिट में से, कि इतना इतना कर लो तो पूरा कवरेज हो जाता है। तो उसका कुछ यस आप सर। एक्सपीरियंस बताइए एफएम चैप्टर 10 का। सर चैप्टर 10 एक तो बड़ा बहुत है, उसमें मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, मतलब कि जी। उसमें वर्किंग कैपिटल भी निकालना है और कहीं कैश बजटिंग भी है, तो उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो जाते हैं, बट अगर बेसिक और कोर में जाके देखें तो इतना कोई डिफिकल्ट भी नहीं है, बट वो राइट। लेंदी इतना हो जाता है कि वो उसमें टेंशन हो जाती है कि कवर कहाँ से होगा, फिर इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने हैं उसके भी देखने हैं, और उसमें भी कोई टफ फंस गया अगर तो उसमें और दिक्कत हो जाती है, तो करेक्ट। वैसे तो ठीक था, बट थोड़ी दिक्कत आती थी, वो तो कोप अप हो जाता है, फिर हो सीए कर रहे जाता हो तो इतनी तो आदत हो जाती है। है।
तो आपने हाँ आदित्य आपने को देखा था मैंने रिवीजन एफएम का कि क्लासेस के साथ ही आपने कर लिया था वो चैप्टर 10 का मतलब क्लासेस प्लस रिवीजन, क्लासेस एंड रिवीजन। चैप्टर 10 का देखा था आपने हाँ वर्किंग सर। कैपिटल मैनेजमेंट ओके ओके। अच्छा आप थोड़ा सा हम क्योंकि एफएम में तो यही मेजर चैप्टर्स है फिर बाकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैपिटल स्ट्रक्चर तो यार जम जाता है उसमें आर्बिट्राज वाला आता है उससे भी अगेन बच्चे बहुत घबराते हाँ हैं। वो तो अपन ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरा लिख लिया था क्लास में लेकिन उस पर हाँ सर। सवाल तो हाँ आते ही नहीं है ना। आपके भी एग्जाम में आया तो नहीं था सवाल। हाँ नहीं आया तो था सर। उस पे आज तक सवाल एक्चुअली आया नहीं है लेकिन स्टूडेंट ने कॉन्सेप्ट दिया तो हम पढ़ा तो देते ऑब्वियसली। अच्छा बाकी यार अब ईएफएफ पे आते हैं है ना। तो ईएफएफ का कुछ एक्सपीरियंस बताओ यार आदित्य कि कैसा रहा ईएफएफ का आपका एक्सपीरियंस हमसे पढ़ के बताइए। सर ईएफएफ लाइक थियरी बहुत रहती है और सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। हाँ करेक्ट तो करेक्ट। उसके लिए मल्टीपल रिवीजन हो सकती है और आपने हर चैप्टर को 5 आवर्स में रिवाइज करवा रखा है हाँ यूट्यूब हाँ पे। हाँ। तो वो हेल्प बहुत करता है। वो वीडियोस लाइक मैंने हर चैप्टर के वीडियोस लगभग 3 बार देखे। 3 बार। हाँ तो वो ईएफएफ के लिए थोड़ी जरूरत भी पड़ी थी क्योंकि थियरी है ना, जल्दी याद करेक्ट भी नहीं करेक्ट होती। करेक्ट करेक्ट तो बहुत बढ़िया यार बहुत और जो नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए थे वो हेल्प किए थे सारे ईएफएफ के कंपाइलर वगैरह जो दिया था। हाँ सर, आपने समरी नोट्स भी दिए थे, कंपाइलर भी दिया था, तो वो बहुत करेक्ट। हेल्पफुल था। यस केवल आप बताएं। सर मैंने तो वही जो नोट्स वगैरह जो आपने गिवन मतलब दिए थे जो क्लास के टाइम पे यूज करते थे उससे करा था। जी जी। उसके बाद फिर कंपाइलर भी और फिर इकोनॉमिक्स में जो नेशनल इनकम वगैरह है तो वो फिर मेरे को कंप्यूट करना वो सब तो अच्छा लगता है तो वो वाला चैप्टर तो इट वाज गुड कि हाँ ठीक है। बट जो मोस्टली जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट आ जाता है तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आती है बट वो हम्म। कंपाइलर से हो जाता है मतलब स्टडी मटेरियल में इतना वास्ट गिवन है कि उसकी कोई जरूरत इतनी भी ज्यादा नहीं है हाँ उसकी जो हाँ हाँ बेसिक हाँ। चीजें हैं वो पकड़ के चलो तो हो जाता है तो वही कंपाइलर और जो नोट्स वगैरह थे उससे काम हो गया था उसके अलावा कुछ नहीं करना तो पड़ा। कंपाइलर में जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं एज इट इज़ वही कभी आ जाता है एग्जाम में मोस्टली। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ। मोस्टली। हाँ सर। हाँ सर बेस तो वही रहता है थोड़ा बहुत होगा करेक्ट। तो एक क्वेश्चन ऐड कर दिया या थोड़ा सा उन्होंने पार्ट कम कर दिया यही रहेगा मतलब बेस तो वही रहता है। 40 में से एटलीस्ट 30 मार्क्स तो एज इट इज़ आ ही जाने हैं है ना। हाँ हाँ। करेक्ट करेक्ट हाँ करेक्ट। सर सर। अच्छा अभी ना बिल्कुल। यार अभी ना अभी जो ये टाइम है May 23 वाले बच्चों के लिए ये ऐसा समय है कि बच्चों का ग्रुप 1 का क्लास हो चुका है और ग्रुप 2 की भी हाँ। उनकी ना समझो 1 डेढ़ महीने की पढ़ाई 1 डेढ़ महीने की क्लासेस हो गई है। अब इस समय पे ना बच्चा कन्फ्यूजन में होता है कि भाई मैं ग्रुप 2 का करूँ पूरा क्लास तो करना ही पड़ेगा फिर ग्रुप 2 का रिवीजन करूँ कि ग्रुप 1 का करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप दोनों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप्स क्लियर किए हैं। तो आपका जब आप ग्रुप 2 की क्लासेस कर रहे थे तब आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी अगर आपको याद है ऑब्वियसली अगर आपको याद है तो आप अगर शेयर करना चाहें प्लीज़ बताएं आदित्य कि आप ऐसा समझिए कि आप अपने जूनियर को एक टिप दे रहे हैं कि यार अभी इस समय पे जब ग्रुप 2 की क्लास चल रही है तो उसको कैसे पढ़ना चाहिए और जो जो टारगेट कर रहा है कि बोथ ग्रुप पास होना ही है। बताएं आदित्य। यस। सब मेन ग्रुप 2 की क्लासेस चल रही है तब मेन फोकस ग्रुप 2 की क्लासेस और रिवीजन पे ही होना चाहिए। ओके। ग्रुप 1 की रिवीजन थोड़ी बहुत अगर कोई डिफिकल्ट टॉपिक लग रहा है तो उसको रिवाइज करना चाहिए बट ग्रुप 1 पे अभी नहीं जाना चाहिए। ग्रुप 2 की क्लासेस करने के बाद ग्रुप 1 का याद मोस्टली बच्चों को रहता ही है। अच्छा। जैसे ओके। मुझे भी ग्रुप 2 की क्लासेस के बाद मैंने जब ग्रुप 1 वापस रिवाइज करने के लिए उठाया तो मुझे मोस्टली चीजें याद थी और एक दो रिविजन्स में क्लियर हो गई, वो वापिस अच्छे से मेमोरी में आ गई। ओके तो मतलब इसका ये भी मतलब यार मैं एक चीज़ बता दूं जैसे आदित्य जो ना आपने जब ग्रुप 1 की पढ़ाई की होंगी ना तो उस समय पे आपने बहुत ध्यान से किया होगा क्योंकि आपके माइंड में फिक्स होगा कि यार बोथ ग्रुप देना है। अभी जब ग्रुप 1 यस। की क्लासेस कर रहे हो तो अभी का भी रिवीजन कर लो अभी का भी सारे नोट्स बना लो क्योंकि बाद में टाइम कम मिलेगा। करेक्ट। तो इसलिए हाँ आप बोल सर। रहे कि ग्रुप 2 का अभी जब क्लासेस चल रहा है पूरा ध्यान से पूरा करो एकदम ज़बरदस्त तरीके से करो जैसी क्लास खत्म होती है ग्रुप 2 की फिर ग्रुप 1 का रिवीजन वापस चालू करो और फिर वो तो चलता रहेगा एग्जाम तक। करेक्ट। यस यस। केवल आप बताइए देखो क्योंकि क्या है ना सबका सोचने का तरीका काम करने का तरीका पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आदित्य ने जैसा बोला वैसे ही सब लोग पढ़े है ना वो चीज़ उसके लिए वर्क करी पर मे भी ऐसा हो सके कि केयूर का कुछ और हो। आप बताइए केयूर आपका क्या था स्ट्रैटेजी मतलब। सब ग्रुप 1 की तो प्रॉपर क्लासेस करी थी जैसे वो चल रहा था तो उस टाइम जी। तो एनर्जी भी ज्यादा रहती है कि यार नया कुछ कर रहे हैं तो हाँ बिल्कुल सारी क्लासेस ले रहे हैं सारी चीजें कर रहे हैं बैकलॉग मतलब नहीं रहता था ना के बराबर ही रहता था कि एक हाँ। दो क्लास का हो गया तो वो नेक्स्ट डे कवर हो जाता था ऐसा था। तो उसमें तो सारी मतलब मैंने ये किया था ग्रुप 1 की तो अपने सही से की क्लासेस ग्रुप 2 जब स्टार्ट हुआ तो टैक्सेशन में मेरे को थोड़ा सा डर लगता था तो मैंने टैक्सेशन के क्वेश्चंस बस सॉल्व करता रहता था और ग्रुप 1 ओके। मैंने भी रिवाइज नहीं किया था ग्रुप 2 के टाइम पे। अच्छा ग्रुप 2 की क्लासेस नॉर्मल कंटिन्यू करी और अच्छा। उसमें
फिर मैंने बस जो टैक्सेशन की थोड़े बहुत क्वेश्चंस हो गए, या फिर और भी कोई किसी सब्जेक्ट का कोई डिफिकल्ट टॉपिक लगा, जैसे लॉ में कोई है तो वो रिवाइज करता, थोड़ा बहुत ही किया, ज्यादा नहीं किया। उसके बाद जब हमारी क्लासेस खत्म हो गई थी जुलाई अगस्त एंड में, सितंबर और अक्टूबर 2 महीने का रिवीजन टाइम था हमारा। तो सितंबर से फिर मैंने ग्रुप 1 स्टार्ट किया था, और फिर वो कंप्लीट करके फिर ग्रुप 2 का रिवीजन ऐसे किया था। अच्छा। और यार एक बस अब हम एक कंक्लूजन कर लेते हैं, लास्ट है ना, क्लोजिंग रिमार्क्स, जो भी आप आपके जूनियर्स को फाइनल टिप जो देना चाहे, आप Yes. पूरा ओवरऑल भी दे सकते हैं, मतलब दोनों ग्रुप पास कैसे करना है, और साथ ही साथ एफ एम ई एफ एफ का भी कुछ बता सकते हैं। तो आदित्य आपसे स्टार्ट करता हूँ, प्लीज़ क्लोजिंग रिमार्क्स आपके तरफ से। तो मेरे तरफ से एडवाइस यही रहेगी कि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सके करो। जो थियरी सब्जेक्ट है उनकी रिवाइज करो, बार बार उसको रिकॉल करके देखो। और प्रैक्टिकल जो कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट है उनको राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत है। ओके। तो उसमें उस पर फोकस करना चाहिए ज्यादा। ओके। और एफ एम ई एफ एफ का कुछ आप बता पाए स्पेसिफिक, कि उसके प्रेपरेशन के लिए कोई टिप आपके तरफ से? सर अलग से तो कुछ नहीं, बट वही है कि जम के उसको भी रिवाइज करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तो रिविजन से सब कुछ हो जाएगा ये। ओके ओके ओके, यस। कि और आप कुछ अगर टिप या एडवाइस देना चाहें, प्लीज़। सर यही है कि एक तो क्लासेस में बैकलॉग नहीं रखना है। मतलब काफी सारे मेरे भी फ्रेंड्स थे, उनसे बात हुई थी, तो उनका ये रहता था कि हाँ चलो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, फिर वो इतना ज्यादा पाइलअप हो जाता था कि उनकी बहुत ज्यादा, तो ग्रुप करेक्ट। मतलब बोथ ग्रुप्स अटेम्प्ट करते करते वो सिर्फ ग्रुप 1 पे रह जाते हैं। जी। तो वो नहीं करने, क्लासेस बिल्कुल मेंटेन करनी है, भले रिवाइज नहीं हो पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लासेस एक बार को अगर हो जाती है तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ मेरा इतना तो कोर्स हो चुका है, मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो एक वो है, प्लस वही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओ वो। और थ्योरी सब्जेक्ट्स रिटेन करने में इशू आता ही है, जैसे ऑडिट होगा, ऑडिट में हमें पता है कि हाँ ये ऐसे है, हम उसे पढ़ेंगे तो हमें दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये है, बट अगर हम रिकॉल करेंगे तो वो नहीं आता है। तो उसमें 2-3 टाइम उसका रिवीजन, EIS SM में सेम यही दिक्कत आती है। तो उसमें जितने ज्यादा से ज्यादा रिविजन दे पाए उतना है, और फिर टाइम मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी, तो बस यही 2 चीजें हैं कि कंसिस्टेंट रहो और टाइम मैनेज सही से कर लो तो हो जाता है, कोई इशू नहीं आता। FM इको में भी सर वही है, FM में इतने ज्यादा फॉर्मूलाज होते हैं कि उसमें एक बार को टेंशन हो जाती है कि याद कैसे होंगे या फिर क्या होंगे, बट उसमें देखो तो जो भी फॉर्मूला का नेम होता है उस चीज से फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो जैसे रेशियोज वाला है, और रेशियोज में जो भी डेट इक्विटी है तो हम तो क्लासेस में डेरिवेशन भी आपको बताता था हर एक फॉर्मूला का। हाँ करेक्ट करेक्ट। वही डेरिवेशन, डेरिवेशन अगर समझ ली फिर तो कोई इशू आता ही नहीं है। तो वही है कि फॉर्मूलाज अच्छे से रिवाइज कर लो, और EFF में वही की थ्योरी है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल रिविजन दे पाओ उतना अच्छा है। चलो यार, थैंक यू सो मच यार आदित्य एंड केयूर। तो मैं एक बार बस ये शेयर कर थैंक यू देता हूँ सर। बस सबके साथ, कि ये यस है सर। हमारे एफ एम ई एफ एफ के चैम्पियंस, है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अनअकैडमी प्लस पे जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं एफ एम उसमें सब्जेक्ट टॉपर है आदित्य, अनअकैडमी के स्टूडेंट्स में 87 मार्क्स, एंड केयूर सेकंड सब्जेक्ट टॉपर है एफ एम ई एफ एफ के लिए। एंड देन ऑब्वियसली गौतम चौधरी, ये भी हमारे प्लस क्लास के ही थे, AR 45 इनको आया है ना। एंड देन बाकी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। सो थैंक यू सो मच यार। एंड जैसे कि मैं जैसे बोलता हूँ यार, कि क्या होता है कि जैसे मैंने जब क्लासेस ली तो मैंने तो सबको ही इक्वली पढ़ा है। ऐसा नहीं ना कि मैंने आदित्य यस। और केयूर के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लास ली अलग से, मैंने सबको इक्वली पढ़ा हाँ। है। लेकिन ये जो है आदित्य और केयूर जो है, इन्होंने खुद से भी बहुत ज़्यादा मेहनत मेरे साथ की। करेक्ट। मैं जो उनको चीज़ें बताता हूँ क्लासेस में, जो होमवर्क देता हूँ, जो हम करवाते हैं, वो उन्होंने खुद भी घर पे जाके उसको रिवाइज़ किया होगा टाइम से, खुद मेहनत की होंगी। तो सबसे पहला क्रेडिट इस इन मार्क्स का तो आपको ही जाता है, कि आप लोगों ने एक्चुअल में जो हमने पढ़ा है वो आपने फॉलो किया, वो मेहनत की। अगर आप मेहनत नहीं करते तो पॉसिबल नहीं था, है ना। ये वन साइड नहीं कि सिर्फ मैंने क्लास ले लिया तो मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। करेक्ट। तो सबसे पहला ग्रेड आपको जाएगा। दूसरा ग्रेड जैसे मैंने बोला कि आपके पेरेंट्स को जाना चाहिए, है ना, क्योंकि पेरेंट्स इतनी सारी चीज़ें हमारे करते हैं और हम कभी जताते नहीं उस चीज़ को, है ना। तो और आपको भी पता होगा कि एग्ज़ाम्स के समय जब इतने प्रेशर में आप पढ़ते होंगे, बीच बीच में आपके पापा कभी कभार आपके देखते होंगे, मम्मी आके देखती होंगी कि यार कितना पढ़ाई कर रहा है। मम्मी बहुत बार क्या करती, खुद से बहुत बार, है ना, चाय दूध ऐसा बना के भेजती रहती है कि यार पीले पीले, है ना, थोड़ा सा एनर्जी लगेगी। फिर हमको वो रोकते भी है बहुत बार कि अब बस यार बहुत पढ़ लिया, है ना, थोड़ा ब्रेक भी ले लो, वो भी ज़रूरी है कि नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है ना। हम बताने जाएंगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो पेरेंट्स के बिना यस तो सर। कुछ पॉसिबल नहीं। मैं हर क्लास के एंड में भी बोलता हूँ वो चीज़, राइट। एंड यस फाइनली सर। आई होप कि मतलब मेरे क्लासेस आपको इतने हेल्प किए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। बिल्कुल सो सर। थैंक यू सो मच। एंड जो लास्ट में मैं लाइन थैंक यू। हमेशा बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ हम तीनों साथ में बोले, यस। सो अपना ख्याल रखें,
अपने अपना पेरेंट्स ख्याल का अपने ख्याल रखें, पेरेंट्स रखें। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। हम क्योंकि हमारे पेरेंट्स का हम ख्याल अपने रखें। पेरेंट्स के बिना कुछ नहीं है। चलो थैंक यू सो मच यार, एंड ऑल द बेस्ट फॉर सीए फाइनल्स एंड आर्टिकलशिप के लिए। थैंक यू। और आपको थैंक कुछ यू। भी ठीक है कभी भी सर। हेल्प लगती है समझो, आप मुझसे ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके यस लिए। एंड साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि आप दोनों का सीए फाइनल में आप ऑल इंडिया रैंक आए, है ना। और आप थैंक यू जो है सर। अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू थैंक यू सर। सर।